अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ आदिल नाखुदा हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में मेंबर हैं, एक ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आईबीए में असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स हैं। तो आज हम उनसे नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। वेलकम आदिल ऑन द शो। कुछ अपने बारे में बताइए, किस तरह से इकोनॉमिक्स एज अ फील्ड यू अडॉप्टेड, और फिर कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में आ गए, और नेशनल टैरिफ पॉलिसी पे आपकी एक्सपर्टीज क्या है? तो मैंने एक्चुअली ये एज एन अंडरग्रेड जब मैं था यूएसए में अपनी अंडरग्रेड कर रहा था, वो टाइम मुझे इंटरेस्ट हुआ ट्रेड पे। काफी मैंने कोर्सेज लिए थे इस पे, ट्रेड पे। उस पे मैंने एक दो लिए थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेटेड, और वहाँ पे यही हुआ था कि मुझे इंटरेस्ट इसका हुआ। स्पेशली यही देखा गया कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो काफी रेलेवेंट हैं इस फील्ड में। तो यही था। और फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पीएचडी करने की। तो वो पीएचडी भी मैंने फोकस किया था पहले ही, या तो डेवलपमेंट में करूं या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में करूं। फिर मेरे जो प्रोफेसर्स थे वो लोग ने कहा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादा लोग वैसे कम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा माइक्रो लेवल पे अगर आप करें तो उसका मुझे शौक था। तो वो मिला के माइक्रो लेवल स्टडीज जो आपकी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेके और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को जो कंबाइन करके इंटरनेशनल ट्रेड की जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी। उसके मैंने दो तीन कोर्सेज लिए थे पीएचडी लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे भी, और वो काफी इंटरेस्टिंग थे। तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, और फिर मैंने इस पे थीसिस लिखी अपनी और डिसर्टेशन किया, और फिर जाके यही मैंने फील्ड अपना इस पे एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन किया है। और उसकी वजह से फिर मैंने आईबीए में भी यही, मैं इंटरनेशनल ट्रेड का ही कोर्स पढ़ाता हूँ। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे भी पढ़ा चुका हूँ, और पीएचडी लेवल पे भी पढ़ाता हूँ। तो यही है कि मेरा इंटरेस्ट ही इस पे, बिकॉज ये बड़ा डायनामिक फील्ड है। हर दिन इसके लिए हम नई नई चीजें सुनते हैं। स्पेशली अब जो हम बात करते हैं और जो बात करने वाले हैं, ये प्रोटेक्शनिज्म की, या हम बात कर लेते हैं ओपननेस की, और ये सब चीजें जो चैलेंजेस हैं ये इस पे बड़ी आ जाती हैं। तो इसमें बड़ा ही इस पे फोकस एक है और इसमें इंटरेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके जो स्पेशलाइजेशन जो करते हैं, एज अ स्पेशल फील्ड जो लेते हैं, हमारे पास काफी मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं जो आपकी इन्फ्लेशन, आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह इसकी बातें करते हैं, जनरल जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस। लेकिन जो ट्रेड की जो बात है, स्पेशलाइजेशन जो माइक्रो लेवल पे बहुत ही कम हैं उसके एक्सपर्ट्स। तो वही है, मेरा भी यही है इंटरेस्ट कि इस पे स्टूडेंट्स में भी ये इंटरेस्ट दिलाऊं, और मैं लोगों में भी इंटरेस्ट दिलाऊं ये टॉपिक्स से। और फिर इससे ही डेवलप करके हम आगे इससे बढ़े और डिस्कशन करें। बिकॉज पाकिस्तान के ये बहुत ही बड़े चैलेंजेस है कि हम एक तो ट्रेड नहीं कर पाते, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारा अगर देखें फाइनेंशियल जो क्राइसिस है या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वो इससे ही लिंक्ड है। तो उसकी वजह से काफी इसके लिए इम्पोर्टेंस एक है जी। तो आदिल, आपने एक अहम स्टडी प्राइम के लिए की थी, पाकिस्तान एंड ईयू का ट्रेड पोटेंशियल, और वो बहुत मशहूर जी। भी हुई, बहुत सारे लोगों ने उसे कोट भी किया। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान रीजन में ट्रेड क्यों नहीं कर सके? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड देन वी कैन टॉक अबाउट ओपननेस एंड competitiveness इन पाकिस्तान इकोनॉमी। तो वो जो मेरी स्टडी थी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मौका था कि जो पाकिस्तान का जो वो टाइम चैलेंज एक आ रहा था सामने, कि जीएसपी प्लस की बड़ी बात हो रही थी उस टाइम। जीएसपी प्लस जो हमको यूरोप ने दिया हुआ है, एक आप तरीके से समझते हैं यूनिलैटरल एक मौका है एक हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का। हमारे वैसे ही एक्सपोर्ट्स काफी कम है, कुछ तकरीबन 10% ऑफ जीडीपी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये जो हमारा जो नंबर है ये बड़ा ही लो है कंपेयर टू, अगर आप ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लें, काफी ईस्ट एशियन कंट्रीज जो आगे जो हैं, जो काफी तरक्की कर चुकी है, जैसे वियतनाम की का एग्जांपल ले लें, वो 100% ऑफ जीडीपी वो एक्सपोर्ट्स करती है अपनी। तो आप ये जो नंबर है, तो यूरोप ने हमने एक मौका दिया है कि यस, उनने कोई कंडीशंस लगाई हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो कंडीशंस के बावजूद भी हमें एक मौका दिया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। अब होता क्या है कि कोई जो मुल्क जैसे पाकिस्तान की तरह, वो तो वैसे ही टेक्निकली हम देखा जाए हमारे पास सब रिसोर्सेज हैं, हमने ये रिसोर्सेज यूज करके, हमारे पास लेबर अगर यूज करें तो वो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा जो करते हैं उससे करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे उसमें हम एडवांटेज नहीं ले सके। तो मेरा यही स्टडी ये है कि हमने ये एडवांटेज क्यों नहीं लिया है। तो उसके मैंने मुताबिक थोड़े वो देखे थे कि हमारे जो प्रोडक्ट लेवल इश्यूज हैं वो क्या हैं, क्यों यूनिट वैल्यू हमारी ज्यादा नहीं है एक्सपोर्ट्स की, हमारी क्वालिटी पे फोकस हमारा नहीं है उस पे। और ये सब मैंने ये जो क्वेश्चंस जो आते हैं, जो सवालात आते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के, वो हमने एड्रेस किए इससे। तो आदिल, जी। अगर आप बताइए कि ये प्रिंसिपल है जो ओपन इकोनॉमी का,
वो किस जी तरीके से पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट से डील करते हैं और जो हमारे मसाइल हैं, हम हमेशा कर्जा लेते हैं, आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ओपन इकोनॉमी किस तरह से हमें बेहतर तौर पर फायदा दे सकता है? अच्छा, तो बात ये आ जाती है कि ओपन इकोनॉमी जो है वो हमने क्या, इसका क्या फायदा होना है, राइट। तो क्वेश्चन यही है बड़ा ही, इसमें यह है कि हम अगर हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, इंपोर्ट्स रोक के रखें, तो उसमें हमारा क्या फायदा हो सकता है। और अगर देखना है कि ओपन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें क्या फायदा है, तो एक अगर चीज लेते हैं तो उसका काउंटर जो नैरेटिव है वो उसको भी देखना होता है। तो ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले हम उसकी बात करते हैं, हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं, राइट। तो अगर हम देखा जाए, हमारा सबसे जो रिस्ट्रिक्टेड एक सेक्टर जो हम जो कहते हैं, और उसका हम असरात भी देखते हैं हमारी इकोनॉमी पे और हमारे वो सेक्टर पे, हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हमने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसमें हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ये लगाई नहीं है कि हम चंद साल पुरानी गाड़ी हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। और अगर इंपोर्ट भी करेंगे तो उसके ऊपर काफी हाई टैरिफ्स लगाते हैं कि हमारा ये मकसद ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियां बने और पाकिस्तानी जो गाड़ियां जो बनती है वो ही ज्यादा फरोख्त हो। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है, एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं इस तरह से, कि हमने एक टैरिफ लगाया हुआ है या हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इंपोर्ट कंपटीशन पे। अब उसका आप असर देखते हैं कि हमारी जो गाड़ियां अनफॉर्चुनेटली वो लोअर क्वालिटी की होती है और प्राइस भी हमें वो इफेक्टिवली नहीं मिलती। अगर आप वही गाड़ी देख लें, कोई आप ले लें जो इंडिया में उस वही जो फरोख्त होती है, वो उसका प्राइस आप डिफरेंस देख लें तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो यही बात आ जाती है कि इंडिया की जो गाड़ी है वो लोग कहते हैं कि वो 3 टाइम्स चीपर है, वही डॉलर रेट में जो हम पाकिस्तान में बिक रही है। अब आप चाइना में भी देख लें, चाइना $10,000 की गाड़ी की बात कर रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब जो है आपको $10,000 की तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिलती है, यहाँ पे आपको जो सबसे सस्ती से सस्ती भी काफी महंगी मिल जाती है। तो ये क्यों है, ये रीजन है, इसकी वजह से हमारा जो टैरिफ प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं वो काफी हाई है। तो उसमें क्या किया हुआ है कि हम हमारा जो ग्रोथ का जो हमारा जो इसमें जो आपका जो इंसेंटिव है एज अ फर्म, वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। हाई मार्कअप आपको मिलता है, फर्म्स को प्रॉफिट में कमाने का ज्यादा मौका मिल जाता है वो टैरिफ की वजह से। और कंपटीशन अगर नहीं होता, नई वैरायटी नहीं आती मार्केट में, तो उसको वो इनोवेशन या आप जो कहते हैं नए जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेके आ सकते मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से लिमिटेशन आता है। अब ओपन मार्केट की तरफ आ जाए, अगर आप देखें हमारा ईस्ट एशिया जो हमारा जो है जो हमारे इसका आप अगर ओपननेस में देखें, आप ट्रेड में देखें बात, तो उसकी जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो बात है ट्रेड की वो काफी हाई है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब जो है ये काफी इसमें प्रोग्रेस किया है ओपननेस के थ्रू। वो लोग क्या करते हैं, वो अपना अलाउ करते हैं इंपोर्ट्स को, और फिर इंपोर्ट्स को यूज करते हैं अपने ही मार्केट्स में कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए और अपने इनपुट्स करने के लिए, और फिर उसको हम यूज करके आगे वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं वियतनाम का। अब वियतनाम गार्डन फर्नीचर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन वो गार्डन फर्नीचर वो खुद जो है उसकी जो वुड जो है वो खुद नहीं उसका वो प्रोड्यूस करता, वो इंपोर्ट करता है अपने नेबरिंग कंट्री से, जैसे थाईलैंड से हो गया या अपने इंडोनेशिया से हो गया, उससे वुड इंपोर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है गार्डन फर्नीचर से और फिर जाके एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम के और बहुत एग्जांपल्स है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख ले, वो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लेता है, उसको असेंबल करके आगे एक्सपोर्ट करता है। फर्क यही है कि हमने भी ये काफी स्ट्रैटेजीज लेके आए हैं, जहां हम मेक इन पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उसकी करते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो लोकल मार्केट में ज्यादा बेचने की बात करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो यही एक रीजन आ जाता है कि ओपननेस की जो अगेंस्ट जो बात होती है, ओपननेस में हमने यही करना है कि अगर ओपन भी करना है हमने इकोनॉमी, तो हमने इंश्योर करना है कि हमारी फर्म्स है वो प्रोडक्टिव रहे। प्रोडक्टिव कैसे रहे, हमने उनके लिए नेचुरली इंसेंटिव्स भी क्रिएट करने हैं कि वो जाके एक्सपोर्ट कर सके। अब वो एक्सपोर्ट जो ओपननेस में दोनों चीजें होती है, आपको नेचुरली एफटीएस की भी बात करनी है, आपको जाके जहां आपको मार्केट एक्सेस की बात करनी है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। जी तो पाकिस्तान के लिए आप रेवेन्यूज की अहमियत को समझ सकते हैं कि जहां एफबीआर डायरेक्ट टैक्सेस लगाने में कोई ज्यादा कामयाब नहीं रहा, तो हमने जी टैरिफ पॉलिसी को रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया। जबकि आखिरी पॉलिसी जो हमारी पहली पॉलिसी थी, नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2019-20, उसमें हमने कोशिश की कि हम इस प्रिंसिपल से दूर जाएं और ज्यादा कोशिश करें कि हम रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए
टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल करें। और एफबीआर से हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में टैरिफ पॉलिसी का जो मैकेनिज्म था वो वहां पर टैरिफ बोर्ड के थ्रू शिफ्ट किया। तो आप क्या देखते हैं, क्या ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी कामयाब रही और किसी तरह से हम पाकिस्तान में ओपननेस और कंपेटिटिवनेस को ला सके इस पॉलिसी के नतीजे में या नहीं? जी बिल्कुल, ये अहम सवाल है। तो फर्स्ट है, मुझे एक पहले एक कहना दें कि टैरिफ्स रिड्यूस करने से इसका मतलब ये नहीं है कि टैरिफ कलेक्शन कम होगी। टैरिफ कलेक्शन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमने होता है जो इलास्टिसिटी ऑफ ट्रेड इलास्टिसिटी, इसकी बात होती है। तो अगर ट्रेड इलास्टिसिटी एक प्रोडक्ट की बड़ी हाई है, तो अगर आप रिड्यूस करते हैं उसकी टैरिफ का पे ड्यूटी और उसकी प्राइस कम होती है, उसकी शायद डिमांड इतनी बढ़ जाए कि वो आपको ज्यादा एक्चुअली कलेक्शन और ड्यूटी देना लग जाए। तो वो ये एक होता है कि कलेक्शन ड्यूटी ज्यादा हो सकती है अगर इलास्टिसिटी हमने चेक करनी होती है उसकी प्रोडक्ट की। तो ये एक आ जाता है। अब आप दूसरी एक बात देख रहे हैं कि ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो काफी मुल्क हैं, उनकी चार जो कस्टम ड्यूटी है वो सिर्फ 4% है उनकी टोटल ड्यूटी कलेक्शन से, टोटल टैक्स कलेक्शन में। इंडिया में भी आप देख रहे हैं तो 13% या 12% से कम है। हमारा तकरीबन आप देख रहे हैं तो 50% हमारी कस्टम ड्यूटीज में हमारा किया जाता है। अगर आप पिछले की स्टडीज देखें तो उसमें 50% तक वर्ल्ड बैंक की स्टडीज हैं। तो 50% कहती हैं कि 50% हमारी कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन की कंट्रीब्यूशन है टोटल टैक्स कलेक्शन में। ये काफी एक हाई नंबर है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा जो कस्टम्स और जो बॉर्डर पे आता है, बिकॉज वो इजी टू कलेक्ट होता है, तो वो ही हमारा जो एफबीआर है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अब वो क्या करता है कि वो बोलता है कि हमने एफबीआर का ये डिमांड बड़ी आ जाती है कि आपने इसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ानी, इसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं तो फिर हमारा फायदा हो। राइट, तो वो एक तरीका एक है टैक्स कलेक्शन के लिए, और उसकी वजह से हमारे टैरिफ्स हमारे हाई रहते हैं। फिर हमारी ये बात आ जाती है इस पे कि हमने रियलाइज करना है कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की मैं कर चुका हूँ, ये जो हमने जो रीसेंट जो मेजर्स जो लगाए हैं, स्पेशली जो 2022 में लगाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, तो उसकी वजह से हमने देखा था कि हमारे जो मशीनरी और इक्विपमेंट के जो क्या है काफी हमारे अफेक्ट हुए थे उससे। बट हमने फिर ये भी एक बड़ी बात आई कि आप अगर देखें इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो भी पाकिस्तान की बड़ी हिट हो गई थी, वन हमारी काफी गिर गई थी 2022 के बाद, जब हमारे मशीनरी इक्विपमेंट और इनपुट पे हमारा इफेक्ट आया था और हमारा ये इम्पैक्ट एक आया था नेगेटिव। सो हमने ये नोटिस किया कि हमारे जो काफी जो गुड्स हैं, तो बड़ी एक दूसरी भी इंटरेस्टिंग बात एक भी, हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस तो बड़े लगाए, लेकिन हमारी चाय और पाम ऑयल की जो इंपोर्ट्स एक्चुअली बढ़ी हैं। तो उसका ये कहना यही है कि लोकल सब्स्टिट्यूट्स जब तक नहीं है हमारे पास, तो हमने वो नेचुरली हम वो उसकी इंपोर्ट अगर रोकते हैं तो उसका हमारा इशू ये होता है कि लोग फिर भी डिमांड करेंगे और उसको दूसरे चैनल से लेंगे, जो ग्रे चैनल से, या उसको हाई प्राइस पे करके कंज्यूम करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं फिर इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारी हमारी प्रोडक्शन भी कम हो गई, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी कमी की वजह से शॉर्टेज हो गई इकोनॉमी में। और दूसरी बात, जो शॉर्टेज की वजह से हमारी इकोनॉमी पे एक ज्यादा इफेक्ट एक आया कि इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई। तो आपने ये देखा कि हमने जो पॉलिसीज लगाई रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स, उसका एक इफेक्ट हुआ इन्फ्लेशन पे। और ये इन्फ्लेशन अगर आप देखें हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट पीरियड था इन्फ्लेशन का, अगर आप देखें जाए तो इसमें क्या एक रीजन यही है कि हमारे पास जो शॉर्टेज हुई है इकोनॉमी में, और ये आप कह सकते हैं बिकॉज अगर आप जाएं तो देखें तो सुपरमार्केट्स में जाएं तो आपको वो इंपॉर्टेंट गुड्स नहीं मिल रहे, और अगर लोकल गुड्स भी मिल रहे हैं उनकी प्राइसेस बड़ी बढ़ गई है इन रीसेंट टाइम्स, और टैक्सेस और आप ये लगा के, तो उसकी वजह से आपने इनएफिशिएंसीज और डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दी है। तो वही एक रीजन आ जाता है जो मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात की है कि वो इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो बात क्या है, हमने इवेंचुअली क्या करना है, हमने आइडिया पूरा ये है कि हमने फर्म्स को कंपेरेटिव और प्रोडक्टिव बनाना हमारे लिए अहम है। और यही है जो हमारी जो नेशनल वेलफेयर को इम्प्रूव करेगा, और हमारे जाके कंज्यूमर यूटिलिटी लेवल जब इम्प्रूव होंगी और हमारा जब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, तो ही हमारा ये कलेक्शन बढ़ेगी। और ये कलेक्शन हमने ये शिफ्ट करना है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आपने कहा कस्टम्स और कस्टम ड्यूटीज और इंपोर्ट ड्यूटीज से डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ। और ये जो है ये तभी होगा जब इकोनॉमी को हम वापस एक वो इंक्रीज और इम्प्रूव कर पाएंगे इसकी वजह से। तो हमने ये देखना यही है कि हमारे इसमें है कि अच्छा, एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे इसमें कहनी है। हमारा एक्चुअल मेन मसला इसमें है, हमारे हम फ्यूल इंपोर्ट्स जब देखते हैं तो वो 25 से 30% हमारी टोटल इंपोर्ट्स का उसका कंट्रीब्यूशन है। और हम देखा जाता है कि प्राइस जो हम जनरली देते हैं, अगर आप वर्ल्ड मार्केट में भी देखें तो तकरीबन पाकिस्तान की काफी लो लेवल पे आता है डॉलर रेट पे, अगर कन्वर्ट करके देखें। यस, हमने डबल की है हमारी प्राइस एट द पंप, जो हम कहते हैं फ्यूल का, जो ऑयल का, जो पेट्रोल का जो पंप प्राइस है।
अब डीजल का जो जाके पंप में जो प्राइस आपको मिलता है, लेकिन उसका फिर आप देखें डॉलर टर्म्स में भी फिर भी काफी लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो एक इफेक्ट एक आ जाता है कि जब हम सस्ता फ्यूल दे रहे हैं लोगों को, तो उसका इफेक्ट हमारा नेचुरली, बिकॉज ये इंपोर्ट डिपेंडेंट है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो उस पर इफेक्ट आ जाता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ था 2021 और 2022 में जो हुआ था, वो हमारी फ्यूल जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो $15 बिलियन बढ़ गई थी, फ्रॉम $10 बिलियन 2021 और 2022 अबाउट आई वुड से 25 to 30 बिलियन इन 2022। तो अबाउट हमारी जो इसकी जो बल्क जो इंक्रीज हुआ है, इसने प्रेशर क्रिएट किया हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे। और वो जब प्रेशर हुआ है तो उसकी वजह से हमारा ये एक, तो हमने अगर इसको कंट्रोल करना है, हमने फ्यूल इंपोर्ट्स को देखना है, फ्यूल इंपोर्ट्स से हमने मूव करना है ग्रीनर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की वजह से, बिकॉज वो आपके जो रिकरिंग जो डिमांड है फ्यूल का वो खत्म कर देता है। यस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी हमारी जिससे हमारी, बट रिकरिंग जो इफेक्ट है वो, और उसमें इकोनॉमी पे आपके इफेक्ट है, आपके एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट है, जिसकी हम बाद में बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीनर और रिन्यूएबल एनर्जीज का फायदे हैं। जी आदिल, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाना है, लेकिन एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है कि जो फॉरेन शॉर्ट रन में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस आएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की वजह से, क्योंकि जब आपने तमाम कंट्रोल हटा दिए और आपने रेगुलेटरी ड्यूटी भी खत्म कर दी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी, कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी, टैरिफ वॉल्स भी आपने खत्म कर दिए, तो इंडस्ट्री को तो कुछ देर लगेगी प्रमोट करने में और कंपेटिटिव होने में। तो इस वक्त जो एकदम से टैप खुलने से बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स आएंगी और इकोनॉमी में हम डॉलर्स नहीं कमा रहे, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो कैसे आप देखते हैं कि शॉर्ट रन में कौन सी ऐसी मेजर्स ली जाएं जिससे हम ओपननेस की तरफ भी जाएं और हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस को और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी मैनेज करते तो इसके लिए देखें ओपननेस जो है वो आप देखें जाए तो, अगर आप हमारे रीजन में भी आप देख लें, आप बांग्लादेश इंडिया का भी आप एग्जांपल ले लें, तो वो मुल्कों ने भी काफी इन्वेस्ट किया अपने ओपननेस में। आप 1990s के बाद जो इंडिया में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो आए थे वो ओपननेस की तरफ ले गए थे, ओपननेस बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी प्राइवेट सेक्टर की। अब ओपननेस की जब आप बात करते हैं तो उसमें यही एक आ जाता है कि जब इंपोर्ट कर सकते हैं तो वो अपना बेस्ट इनपुट मिक्स एक फर्म अपना अचीव करता है, और उसकी वजह से वो अगर सस्ता इंपोर्ट कर सकता है उसको बाद में कन्वर्ट करके अपने कंज्यूमर्स को भी फायदा कर सकता है और बाद में जाके अपने एक्सपोर्ट मार्केट में भी फायदा कर सकता है। तो वो तो एक अच्छी हमें करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिसीज है, बिकॉज हमारे हाई टैरिफ रेट्स वगैरह, इससे किया जाता है एंटी एक्सपोर्ट बायस। इसका ये मतलब है यही है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे जो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं फर्म्स को, जो मार्कअप्स दे रहे हैं हाई, तो उसकी रिजल्ट उसका जो ये हो रहा है कि वो लोकल ही बेचना चाह रहा है, तो वो लो क्वालिटी गुड्स को लोकली बेचना चाह रहा है। अब इसके लिए मुझे आपने ये जो है, ये मैं थोड़े चंद पॉइंट्स इसके रेज करूंगा। तो हमने ये जो है पाकिस्तान में एक देखना है, सबसे पहले देखिए अगर हम टैरिफ्स हटाते हैं तो हमने देखना है कि दुनिया में बाकी मुल्कों ने क्या किया जब टैरिफ्स हटाए। तो सबसे पहले वो चीज थी, वो लोग ने नॉन टैरिफ मेजर्स लेके आ गए। अब टैरिफ पे फोकस नहीं है, नॉन टैरिफ मेजर्स पे है। ये क्या है? वो मेजर्स हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट लेबलिंग, या आप जाके जब आप यूरोप या आप यूएसए में जाके आप गुड्स खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसके बाकायदा लेबल्स लगे हुए होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर आप यूएसए को आप अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई टी शर्ट, तो उसमें मैंने सुना है कुछ 30 कोई सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स या इस तरह के मेजर्स लगाने होते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कॉटन कैसा उसकी क्वालिटी का आप वो कर रहे हैं अप्रूव, लेके एंड प्रोडक्ट तक वो चेक करते हैं। जैसे यूरोप ने अपने काफी कंडीशंस लगाए, वो तो वर्क फैसिलिटीज पे भी आपकी, वो फैक्ट्रीज पे भी आपकी वो कंडीशंस लगाता है कि आपकी लेबर कैसी है, वहां पे लेबर के राइट्स कैसे हैं, लेबर के वर्कर कंपेंसेशन कैसा है, ये सब चीजें वो देखते हैं यूरोपियंस जब अपनी वो नेचुरली वो लगाते हैं पूरे रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, हमने मार्केट अवेयरनेस बढ़ानी है फर्म्स की। अब पाकिस्तान में अगर ये एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर है, उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करना है बाहर जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है कि एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उसके पास अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा उसके पास टू इंक्रीज
एक्सपोर्ट्स, राइट? अगर वो नया एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, कोई एक प्रोडक्ट इनोवेशन लेके आता है और बोलता है ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट पाकिस्तान में अच्छा बिक रहा है, मुझे इसको जाके दुबई बेचना है। अब उसको किस तरह, उसको नेचुरली उसको सर्टिफिकेशंस या जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको समझाने, और जाके उसको ये भी कहना है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स आपके हैं इसको आप कैसे आगे इसको आप यूज करेंगे कि आप ज्यादा ज्यादा उसको आगे सेल कर सकें, यूरोप सेल कर सकें, यूएसएस सेल कर सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो फैसिलिटेशन और कस्टम्स की बात आ जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है, हमने काफी एक एक अहम एक प्रोग्राम है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, और उसकी काफी तारीफें हुई हैं बाहर दुनिया में, जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज वगैरह में। ये काफी एक अचीवमेंट है। बट हमने इसको ज्यादा एक्सपैंड करना है ऐसे प्रोग्राम्स को, और ज्यादा लेके आना है बिजनेसेस की तरफ, कि बिजनेसेस को ज्यादा अवेयर करना है कि आपके पास पाकिस्तान सिंगल विंडो, आप इसको यूज करें कि आप जाके इन्फॉर्मेशन लें। इसमें ट्रेड पोर्टल भी अवेलेबल एक है जो आप जाके यूज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और अपनी बिजनेस बिल्ड करने के लिए। बात पूरी इंफॉर्मेशन नॉलेज पे है, इस पे पूरा ये। तो फोकस हमने क्या करना है, फिर हमने जाके जो हमारी जो फर्म्स हैं, अब इनको एक पूरा एक माइंडसेट एक बनाना है कि आपने प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, और आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव और फिस्कल इंसेंटिव तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती। हमने टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, हमने हमारे एक्सपेंडिचर्स के मसले हैं, हमारे रेवेन्यू जनरेशन के मसले हैं। अब वो जो आप जो फिस्कल जो मांगते हैं इंसेंटिव्स, कि ये हमें ड्यूटी इसका कम दे दें, इस पे कम दे दें, या इस पे ड्यूटी वो हमने बिकॉज हमने ये एक्सपोर्ट करना है तो हमने आप ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम हमने दे दें, या आप वो दे दें, तो ये सब चीजें बड़ी एक नेचुरली प्रॉब्लमैटिक है। तो उसकी वजह से अगर आगे हमने बढ़ना है, देखिए हमने वी हैव टू कन्वर्ज, हमने कन्वर्ज करना है दूसरे कंट्रीज के साथ। दूसरी कंट्रीज किस तरह वो अपना एक्सपोर्ट कर रही हैं, अगर हम हमारे एक्सपोर्ट हर्डल्स और एक्सपोर्ट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रखेंगे, और हम हमारी फर्म्स की प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं करेंगे, तो हम हमारी फर्म्स की कंपेटिटिवनेस पे काम नहीं करेंगे, तो हम ज्यादा दूर जाते रहेंगे कन्वर्ज होते हुए। तो हमने देखना है, जैसे बांग्लादेश में आप देखें, बांग्लादेश का एक बड़ा एग्जाम्पल है। बांग्लादेश की कोई लोकल रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं है उसकी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स की, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर बन गया है। टी शर्ट्स का और पैंट्स का वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। कैसे? उसने दुनिया का मिक्स जो उसके अवेलेबल था, उसने ये स्टडी किया उनके फर्म्स ने कि हम कहाँ से सबसे बेस्ट और चीपेस्ट इनपुट लें, और उसको जाके वो मुताबिक बनाए जिससे हमारी डिमांड है, जो हमारी कंज्यूमर मार्केट्स में है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको पे काम करें। तो उस पे जाके वो लोग ने काफी इंक्रीज किया अपने एक्सपोर्ट्स को। तो एक बड़ा फर्क इस पे आ गया ये। तो हमने यही हमारे पॉलिसीज देखनी है हमने दूसरी कंट्रीज। अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की पॉलिसी एक आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में आप देखें तो वो लोग ने बनाया है एक टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। वो क्या, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पे फोकस करना। वो कहता है कि अगर आपका सर्टेन एक एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है एक एरिया का, तो उस एरिया पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे, फोकस करेंगे और इंसेंटिव्स देंगे वो फर्म्स को वहां पे, कि वो ज्यादा क्लस्टर और इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करे और जाके अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाए। राइट? तो हम यही बात जो क्लस्टर, जैसे आप चाइना का सुनते हैं, चाइना में भी जैसे शेंजन की सुनते हैं हम लोग, कि वो ही है, वो ही एक मॉडल लेकर आ जाता है इस पे। अच्छा, फिर बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश को पता है कि अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात है, और यूरोप की डिमांड ये है कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन प्रोडक्ट्स और जो उसका कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक इंट्रोड्यूस कर रहा है यूरोप, उसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ या आपको जो इनपुट है उसमें देखा जाएगा कि आप ऑयल यूज कर रहे हैं, या आप उसके लिए यूज कर रहे हैं कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी से आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप वो यूज कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो वो इंसेंटिव के लिए बांग्लादेश ने एक प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी फर्म्स अडॉप्ट करेंगी उनको हम ज्यादा हम सपोर्ट करेंगे कंपेयर टू अदर्स। बिकॉज उनको पता है कि 10 साल में उनकी टेक्सटाइल, एक तो उनका एक काफी इफेक्ट एक बांग्लादेश का आने वाला है, वो जीएसपी प्लस से जो उनका सॉरी ईबीए जो है वो खत्म हो जाएगा, और वो फिर शायद जीएसपी प्लस रिजीम में आ जाए जो पाकिस्तान जैसे है। तो वो अगर जीएसपी प्लस में आता है तो उसको ये पता है कि ईबीए में उसको काफी कंसेशंस मिलते हैं जो शायद जीएसपी प्लस में ना मिले। तो वो जो कंसेशंस अगर लूज करता है तो उसका एक इफेक्ट आएगा। तो लोग कहते हैं कि देयर आर सम स्टडीज जो कहती है कि अबाउट 14 से 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है बांग्लादेश को बिकॉज ऑफ दिस स्कीम चेंज। वो स्कीम क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज बांग्लादेश ग्रेजुएट हो रहा है फ्रॉम अ लो इनकम कंट्री टू अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री।
तो जब वो ग्रेजुएट हो रहा है तो वो एवरीथिंग बट आर्म्स एक उसको कंसेशन दिया जाता है, वो एक लो इनकम कंट्री को है जिसमें एक फ्री फॉर ऑल एक बेसिकली कंसेशन दिया जाता है कि आप यूरोप, कोई भी गुड है वो जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट यूरोप इंपोर्ट करेगा आपसे। लेकिन वो अगर स्कीम खत्म हो जाता है तो बांग्लादेश को जीएसपी प्लस मिलेगा, और जीएसपी प्लस में काफी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस है जो पाकिस्तान के ऊपर इंपोज की गई हैं वो फेस करनी पड़ेगी बांग्लादेश को, तो उसके लिए बड़ा कॉस्ट है। तो वो एडजस्ट करने के लिए वो लोग ने ऑलरेडी आगे सोचना शुरू कर दिया है कि ये हमारे इफेक्ट्स है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बातें नहीं हो रही, ये हमने नहीं किया है पॉलिसी मेकिंग में। हमने ये हमारे जो बिल्कुल ही हमारे जो नैरो विजन है वो अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा लिमिट कर रहा है इसमें। टैरिफ की जब हम बात करें, टैरिफ से दुनिया आगे बढ़ चुकी है, अब वो नॉन टैरिफ और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और उसकी बात कर रही है जो हमने भी अब करनी चाहिए। अगर आप नहीं एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको टैरिफ का जो है आपको काफी सोचना पड़ेगा कि ये लोअर टैरिफ यूनिफॉर्म पे लेके आए, यूनिफॉर्मिटी पे लेके आए। टैरिफ्स के जो कंफ्यूजन होते हैं कि एक प्रोडक्ट पे अगर आप इसको इस तरह डिक्लेयर करते हैं तो ये टैरिफ है, अगर आप इस तरह डिक्लेयर करते हैं तो ये जीरो टैरिफ है। तो वो कंफ्यूजन और वो जो डिस्क्रेशन पावर आ जाता है उसकी वजह से वो बड़ा ही डिटर करता है इन्वेस्टमेंट्स और उसको। तो आप यूनिफॉर्म टैरिफ रेट, लो रेट्स की तरफ लेके आ जाए तो उसमें बड़ा ही हमारा एक इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट आएगा इस पे। तो जी। आपको जो आपकी बातों से दूसरे ममालिक से हम सीखते हैं तजुर्बा, वो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टॉक ऑफ द फ्यूचर जो है। क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, ग्रीनर इकोनॉमी की, क्लीनर फ्यूल्स की बात की जाए, तो एक ऐसी इकोनॉमी जो कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में है, जहाँ लो इनकम है, नॉलेज कंटेंट बहुत वीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो आपको लगता है कि एक ऐसी टैरिफ पॉलिसी नेशनल टैरिफ कमीशन बना पाएगा जिसमें हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक राइट बैलेंस के साथ लेकर आ सके? और ये उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा अहम है जबकि टैरिफ बोर्ड की जो पावर है वो डिल्यूट हो गई, जहाँ पे तमाम मिनिस्ट्रीज ने बैठ के इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करनी थी। पावर दोबारा एफबीआर के पास नजर आती है कि वो स्टेचुटरी रिफॉर्म्स जो ऑर्डर हैं वो दोबारा इशू करते जा रहे हैं। और अभी 30 जून को भी एक एसआरओ इशू हुआ जिसमें बहुत ज्यादा चीजों पर रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी का नफाज हो गया। तो आप कैसे देखते हैं कि जो बातें हम थेरेटिकली बात कर रहे हैं टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज इन रीजन, हम कैसे इसको करें? अगर आप हमें कुछ अच्छा, वे बड़ी फॉरवर्ड नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से बता सकें। जी, ये तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी का अगर आप डॉक्यूमेंट, बड़ा अहम क्वेश्चन है ये, बड़ा आप डॉक्यूमेंट देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो प्रिपेयर किया हुआ था, लाइक जो लास्ट जो डॉक्यूमेंट था उसमें तो उसने बड़ा एड्रेस किया हुआ है और उसने कहा है कि ये जो हाई टैरिफ्स हैं उसके काफी हमारे इश्यूज होते हैं। तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो कमीशन या आप जो कह सकते हैं, दे आर फुली अवेयर कि इश्यूज हैं इसके हाई टैरिफ्स के। आपके जो इफेक्टिवनेस है, आपकी जो स्मगलिंग होती है, आपकी अंडर इन्वॉइसिंग होती है, आपकी काफी जो इश्यूज जो आपके जो फर्म से आप बेसिक बात कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ जो इंटरेक्शन जो चैलेंजेस हैं वो अगर आप कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे तो उसकी वजह से फर्म की जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजीज है वो बड़ी अफेक्ट होगी। और दूसरी बात ये है कि जब गवर्नमेंट अपनी, जैसे आपने कहा कि इसने ये बढ़ा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी इस चीज पे, रेगुलेटरी और इस पे काम कर दिया, जो भी आपने वो पॉलिसी लेके आती, अगर ये बड़ी स्विच करते रहेगी पॉलिसी तो जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बड़ा लो होगा, उसकी वजह से बड़ा रिफ्लेक्ट होगा। अब आप देखें, अगर मैं एक पॉलिसी है बड़ी चेंज करते रहता हूँ, हर 2 महीने कोई नई दूसरी या कोई तीसरी पॉलिसी लेके आ जाते हैं, तो उसमें फिर नेचुरली आपका इफेक्ट उसके ऊपर काफी ये है कि इन्वेस्टर या बिजनेस जो है वो एक देखता है कि मैंने मशीनरी इंपोर्ट की है, मैं इस गुड को बनाऊंगा, ये जो मेरा इनपुट है इस पे 5% टैरिफ लग रहा है। अब तो वो मैंने इंपोर्ट किया है और 10 साल में ये पांच, मैं होप कर रहा हूँ कि इसको 5% से या तो कम ही हो जाएगा 5%, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली हम देख, कहीं दुनिया में हम देखते हैं रैशनली टैरिफ बढ़ना जो है वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो आपका ये चांस ही होता है कि 5% रहे, चले 5% से 6% कर दिया या इस तरह कर दिया। लेकिन जनरली अगर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस अगर आ रही हैं तो वो काफी इफेक्ट आते हैं उस पर। तो उसकी वजह से इशू ये आ जाता है आपके टैरिफ पॉलिसी पे, तो काफी इशू आ जाता है इसकी वजह, राइट। तो हमने इसका क्या करना है, इसका जो टैरिफ्स का अब आ जाता है सवाल कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी को किस तरह इसको एड्रेस करना है, राइट। तो हमने इसके लिए करना यही है कि एक, अगर टैरिफ पॉलिसी आपने बनानी है वो काफी इफेक्टिव या सस्टेनेबल टैरिफ पॉलिसी बनानी है जो ग्रोथ की तरफ जाए। तो हमने टैरिफ रेट जो है हमने इसको
हमने इंश्योर करना है एक तरीके से कि टैरिफ रेट नेचुरली इंक्रीज अगर करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका कॉस्ट क्या है इकोनॉमी पे, राइट। तो वो ही एक बात आ जाती है उस पे कि हमने रिड्यूस करना है इसको, टैरिफ रेट को। ये रिकमेंडेशन यही देनी है कि टैरिफ रेट्स जो है वो रिड्यूस करने हैं। तो आई थिंक इस पे यही है। तो अदल, टैरिफ रेट तो आपको याद होगा कि 1984-85 में 125% से होते होते हम बहुत कम पे ले आए। मसला जी तो ये टैरिफ रेट को कम करते हैं, उधर से एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज और जो एसआरओ इशू हो जाते हैं, वो मसला है। क्योंकि पाकिस्तान का जो इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो अगर आप देखें तो वो कोई इतना ज्यादा हाई नजर नहीं आता, लेकिन ये जो जी ड्यूटीज हैं इनकी वजह से वो तकरीबन बात वहीं पे आ बैठती है। और जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी में डायरेक्शन या सिम्स मुकर्रर की गई थी कि जिसमें कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना है और एफबीआर से पार ली गई थी, तो वो पावर हमें नजर आती है कि दोबारा एफबीआर के पास है, क्योंकि वही दोबारा एसआरओ इशू करते जा रहे हैं। तो ये कुछ आपको नहीं लगता कि चिकन एंड एग टाइप ऑफ ए सिचुएशन है? वी एम्फसाइज टैरिफ रेट्स, दे टॉक अबाउट ड्यूटीज एंड रेगुलेटरी ड्यूटीज। ओके। तो बात यही आ जाती है, देखें नेशनल टैरिफ पॉलिसी में एक चीज बड़ा अहम जो था, जो मैं आपसे पहले रेज करना भूल गया, लेकिन वही था कि जो लोएस्ट स्लैब है, जो लोएस्ट स्लैब जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी ने जो रेकमेंड किया है, राइट, जो उसकी अब ये एक डिफरेंट बात है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा देते हैं, एडिशनल ड्यूटीज लगा देते हैं, वो डिस्क्रेशन आपका एफबीआर पे आ जाता है। लेकिन जब नेशनल टैरिफ पॉलिसी ने अपनी डिजाइन किया है तो लोएस्ट स्लैब पे वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हमारी है, वहां पे सबसे ज्यादा कलेक्शन भी ड्यूटी की लोएस्ट स्लैब पे हो रही है। तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी में ये आप देख लें तो इस पे काफी है कि अगर आप टैरिफ लो रखते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ड्यूटी कलेक्शन कम होती है। तो ये टैरिफ, नेशनल टैरिफ पॉलिसी अगर आप देखें तो उसमें ये डिजाइन में इंप्लीमेंट किया गया है। तो हाई टैरिफ अगर आपकी डिटर कर रही है इंपोर्ट्स को तो आपकी कलेक्शन भी कम हो जाएगी। तो एफबीआर का ये बड़ा ही सोच समझ के करना चाहिए। जब हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, जैसे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इंपोर्ट पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वजह से, उसमें नेचुरली ड्यूटी के कलेक्शन के भी अफेक्ट आएगा। तो आप देखें तो फिर हमारा जो डिफरेंट तरीके से हम फिर ड्यूटी, ये रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दिया, इस पे लगा दिया, या उस पे हमने एडिशनल ड्यूटी लगा दी है, या फिर गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज आते हैं कि आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया उस चीजों पे जो आप इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आप लोकली भी प्रोड्यूस अगर आप खरीद रहे हैं उसमें 25% आप दे रहे हैं सेल्स टैक्स। आपने जैसे सोप शैम्पू वगैरह को लग्जरी प्रोडक्ट्स बना के लोकल प्रोडक्ट पे आपने ड्यूटी लगा दिया उस पे। अब प्रॉब्लम क्या है, यही है कि हमारी जो ड्यूटी पॉलिसीज ये हैं, ये बड़ी ही जो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही है। जब कंसिस्टेंट नहीं होती तो बिजनेसेस को नेचुरली नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो उसमें जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी जब एक डिजाइन करता है एक डॉक्यूमेंट, तो आइडिया यही होना चाहिए कि हमने उस पे टैरिफ जो है वो जो सेट किया गया है उसकी अकॉर्डिंगली ही करे। अगर वो पहले से ही हम नेशनल टैरिफ पॉलिसी के डिजाइन में लेके आए, अगर आपको इंक्रीज करना है तो बार बार ये चेंज करना पॉलिसी एक बड़ा प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा, दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट यही आ जाती है कि हमने अगर देखना है कि ये पॉलिसीज का इफेक्ट क्या है, राइट, तो वही एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है इस पे। तो जी तो आप आदिल, ट्रेड इन रीजन के बारे में आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं। तो पाकिस्तान कुछ रीजन में ट्रेड नहीं कर सका और कुछ ग्लोबल वैल्यू चेन्स का भी हिस्सा नहीं बन सका। ना रीजनल ट्रेड हमने प्रमोट की, ना ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन सके। तो आप किस चीज को प्रायोरिटी करेंगे और क्यों करेंगे, और पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? तो बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि हमने रीजनल, अनफॉर्चुनेटली रीजनल ट्रेड पे हमारा फोकस नहीं है। ये हमारे बिल्कुल नेचुरली फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं रिलेटेड रादर देन ट्रेड। इसमें आप देख लें इंडिया जैसे हमारी मार्केट है कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ है। साउथ एशिया में आप देख लें तो नेचुरली हमारी जो ट्रेड है वो बड़ी कम है। बांग्लादेश के साथ हो जाती है लेकिन बड़ी टेक्सटाइल और उसकी रॉ मटेरियल्स और उस पर जनरली है हमारा फोकस। हमने उस पर भी इंक्रीज नहीं किया है। वो नेचुरली अगर इंडिया के साथ हम नहीं कर पाएंगे तो वो बांग्लादेश पे भी इफेक्ट आएगा, श्रीलंका पे भी इफेक्ट आएगा उसकी इवेंचुअली डेवलप करने में, बिकॉज मार्केट्स बड़ी सिमिलर होती हैं। जब आप एक बड़ी लार्ज मार्केट के लिए बना सकते हैं तो स्पिल ओवर भी इफेक्ट एक आता है कि अगर आप इंडिया में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी वजह से फिर बांग्लादेश और श्रीलंका में भी आप कर सकते हैं, बिकॉज वो कल्चरली डिमांड भी बड़ी सिमिलर होती है उनकी। तो वो बड़ा फायदा हो जाता है वो रीजनल ट्रेड का, हाँ, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। अफगानिस्तान से साथ भी हमारे इश्यूज है जिसमें हम बॉर्डर बड़ी रेगुलरली क्लोज कर
देते हैं या कोई इशू होता है तो उसकी वजह से ट्रेड अफेक्ट हो जाता है। ईरान के साथ तो ऑलरेडी सैंक्शंस वगैरह के इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से हम ट्रेड कर नहीं पाते। बार्टर ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन बार्टर ट्रेड बड़ा ही मुश्किल एक तरीके से प्रोग्राम होता है, उसके बड़ा वो इफेक्ट नहीं होता जो नेचुरली अगर जो रेगुलर जो करेंसी एक्सचेंज के साथ कर सकें ट्रेड, तो वो एक इफेक्ट आ जाता है। तो अब आप देखें कि हमारे जो नेचुरली ईस्ट एशियन कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये पूरे ही रीजनल ट्रेड के ऊपर बने हुए हैं। और आप अगर आप अब रिसेंट भी आप देखें, रिसेंट आपका देखें तो और रीजनल ट्रेड की तरफ जा रहा है, स्पेशली अगर आप यूरोप की पॉलिसी देख लें टुवर्ड्स ईवीज एंड वो ऑटोमोबाइल्स एंड सोलर पैनल्स एक्सेट्रा। आप यूएसए की पॉलिसीज देख लें इसकी तरफ, राइट। तो जो टैरिफ्स लगा रहे हैं वो अपने उस पे, तो नाफ्टा जैसे यूएस का भी यूएसएमसीए हो गया, उनकी जो अग्रीमेंट है उसकी तरफ जा रहा है। हमने जो उसकी बात की है, आप ईस्ट एशिया में तो देख लें बिल्कुल ही वो चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट है अपनी इंपोर्ट्स के लिए। और वो अपने जो रिसोर्सेज लेते हैं चाइना से लेते हैं, फिर उसको जाके मैन्युफैक्चर करके वो दूसरे कंट्रीज को सेल करते हैं। और स्पेशली जब चाइना के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो ये काफी हमने देखा है कि वियतनाम मलेशिया में शिफ्ट हो रही है, थाईलैंड में शिफ्ट हो रही है फैक्ट्रीज, टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट के वो वही कंपनीज जो चाइना में इन्वेस्ट कर रही हैं वो अब दूसरी कंट्रीज में कर रही हैं वो टैरिफ जंपिंग के लिए, राइट। तो बिकॉज चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है ईयू, बट वियतनाम के ऊपर नहीं लगा रहा है बिकॉज वियतनाम के साथ एफटीए है। तो वो आप शिफ्ट देख रहे हैं, बट वही एक रीजनल प्रोसेस ही है, जीवीसीज की बात है, या आप रीजनल वैल्यू चेन्स है वो एक यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज दोज एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड। सो आप एक बड़ा इसका फैक्टर देखते हैं इसमें, राइट। सो वी सी दिस एज अ बिग फैक्टर, तो एक इफेक्ट आ जाता है इसका। अच्छा, तो अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि हमने जैसे आपने बात की जीवीसीज की, अब वियतनाम का बड़ा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें। अब 20 साल पहले अगर जाके देखें डेटा, वियतनाम की कोई ट्रेड नहीं थी, कोई पार्टिसिपेशन जीवीसी में नहीं थी, ना ही कोई वो करता था कुछ, बट उसने पूरी डायनामिक चेंज की। उसने एक एक्चुअली अपनी टैरिफ वही अपनी एक पूरी एक ट्रेड पॉलिसी लेके आया था 2011 में, जिसने पूरा उसने शिफ्ट किया है अपना। तो वही वियतनाम, आप जैसे हम कहते हैं कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि लोअर इनकम कंट्रीज जो हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे ये चैलेंजेस नहीं है, पर आप देखें 20 साल 1990s में इंडिया में, 1980s में इंडिया में भी ये चैलेंजेस थे। बांग्लादेश 20 साल पहले आप देख रहे हैं तो वही वर्स्ट चैलेंजेस थे हमारे से, हम उनकी भी इनकम नहीं थी वगैरह, लेकिन वो लोग ने इंक्रीज किया। वियतनाम का तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कंप्लीटली डेवस्टेटेड था एक कंट्री 80s तक, तो वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, लेकिन वो पूरा डेवलप किया है वो लोग ने। और फिर जाके कैसे बनाया वो लोग ने, ट्रेड इंक्रीज किया है उस चक्कर में, राइट, उस जब इंक्रीज करके। तो वियतनाम अब क्या है कि इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स। आप देखें काफी गुड्स आप ले लें, कॉफी जैसी चीज है वियतनाम। आप पहले ब्राजील की पूरी डोमिनेशन थी, अब वियतनाम की कॉफी जो है वो काफी मशहूर हो गई है दुनिया में, हर कोई वियतनामीज कॉफी ड्रिंक कर रहा है बिकॉज एक तो सस्ती है और उसकी ब्लेंड जो है वो काफी मिक्स करके बनाते हैं अपने डिफरेंट वेराइटीज के साथ। आप फूड प्रोडक्ट्स का देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है वियतनाम। हम समझते हैं कि एक नेचुरली एग्रीकल्चर उसका इकोनॉमी काफी बेस होगा बिकॉज ट्रॉपिकल कंट्री एंड ऑल दैट, वो ये जो फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वियतनाम अपना इंपोर्ट करता है काफी फूड इनपुट्स, और फिर जाके वो सर्टिफिकेशंस, और उसने वो खरीदी हुई है यूरोप की और यूएसए की, वो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, और वो मीट करता है अपने फूड इंडस्ट्री में, फिर वो जाके एक्सपोर्ट करता है। तो वियतनाम का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक है। एक जमाना था वियतनाम कभी कैश्यू नट्स बनाता नहीं था, वो अफ्रीका, कोई उसका बिजनेसमैन गया था अफ्रीका, उसने देखा कि अफ्रीका के कैश्यू नट्स तो बड़े अच्छे हैं, बड़े क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ये जाते नहीं है, ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ये यूरोप नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, यूएसए नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। तो वो लोग ने एज अ अपना as internal they did their studies whatever it was, and they found out कि वही जो सर्टिफिकेशंस के इश्यूज थे इनके, ये लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, सर्टिफिकेशंस ले नहीं रहे थे। तो जब वियतनामीज बिजनेसमैन ने ये अपना देखा कि ये एक मौका है हमारे पास कि हम सर्टिफिकेशंस लें, गवर्नमेंट के पास गए कि हम ये यूरोपियन और अमेरिकन सर्टिफिकेशंस देंगे फूड के, और हम इनसे अफ्रीकन कैश्यू नट्स लेंगे और हम जाके एक्सपोर्ट करेंगे। आज वियतनाम खुद अपनी कैश्यू नट्स भी कल्टीवेट करने लग गया है बिकॉज डिमांड उसकी कैश्यू नट्स की इतनी इंडस्ट्री की बढ़ गई है। तो वही जो चीजें हैं कि ये जो लर्निंग जो है, जो बिजनेस को आप जब करने देंगे, दुनिया के साथ आप इंटीग्रेट करने देंगे बिजनेस में अपने बिजनेसमैन को थ्रू ट्रेड, तो जाके सीखेगा भी दुनिया से, और जाके वो आइडियाज लेके भी आएगा अपने पास, और जाके इंटीग्रेट जब करेगा तो वो मार्केट्स के एक्सेस का जो है उसका फायदा भी लेगा। तो यही एक मॉडल वियतनाम ने किया है, और मैं यही बोलता हूँ पाकिस्तान को भी अभी भी टाइम है, अगर सोच सके तो यही मॉडल हमने लेना है। ये पूरा जो हमने कि हमने प्रोटेक्ट करके मार्केट्स बनानी है, ये मॉडल ये नहीं चल रहा। और आप देखें दूसरी कंट्रीज जिसने ये मॉडल, जिसने ये रिजेक्ट किया है, वो जाके अपनी ईस्ट एशिया में आप देख लें, इंडिया में आप देख लें,
आप बांग्लादेश तक भी अभी देख रहे हैं, वहां पे भी एक सोच ये आ रही है कि हमने हमारा चेंज करना है एक पूरा स्ट्रक्चर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि रीजनल ट्रेड और इसकी जो आ जाती है, तो इसमें क्वेश्चन यही आ जाता है कि रीजनल ट्रेड की जब आप बात करते हैं तो रीजनल ट्रेड में क्या इन्वॉल्व होता है। अब रीजनल ट्रेड जो है, जो अग्रीमेंट्स जो हैं रीजनल ट्रेड की, वो आप देखें ईस्ट एशियन कंट्रीज वो टैरिफ्स की तो बात करती ही नहीं, बिकॉज उन्होंने टैरिफ्स खत्म कर दिए। टैरिफ्स जब लो कर दिए तो आप नेगोशिएट टैरिफ्स पे तो नहीं करेंगे। अगर आपको ईयू के साथ एफटीए साइन करना है, आपने ऑलरेडी ईयू को आपने दे दिए फ्री टैरिफ एक्सेस, ड्यूटी फ्री एक्सेस, और यूरोप ने आपको दिया हुआ है ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो वियतनाम कैसे नेगोशिएट करेगा? वियतनाम अब दूसरे आर्टिकल्स लेके आ रहे हैं, अपने चैप्टर्स में दूसरे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। तो आप जैसे देखें आरसीईपी के आप चैप्टर्स देखें तो उसमें टैरिफ की इतनी नेचुरली बात जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एनटीएम्स की, जो नॉन टैरिफ मेजर्स की हैं। इन्वेस्टमेंट्स की हो रही है कि हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ाएंगे, ई कॉमर्स की बात हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है कि हम डिजिटलाइज कैसे करेंगे ये ट्रेड को, हम डिजिटलाइज कैसे करेंगे प्रोसेस को, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हम कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज के। फिर एसएमई डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हम एसएमईज पे हम टेक्निकल, जो अपने जो पुअरेस्ट कंट्रीज है जैसे म्यांमार हो गया या आपके दूसरे जो लोअर जो कंबोडिया एंड ऑल दैट, वो लोग मांग रहे हैं कि हमारी एसएमईज को आप डेवलप करें, उनके लिए फैसिलिटीज लेके आए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लेके आए, और वो जो डेवलप कंट्रीज है उनका एक्सपीरियंस लेके वो लेके आए और कैपेसिटीज करें। टेक्निकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ये सब बातें हो रही हैं उस चैप्टर्स में जो हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ प्लस और डब्ल्यूटीओ एक्स। जो हम महोदय हैं वो अब डिस्कस हो रहा है, बिकॉज जो आपका टैरिफ के जो कंसेशंस हैं वो तो अब डिस्कस नहीं हो रहे, बिकॉज वो ऑलरेडी वो दे चुके हैं। तो अब आगे की बातें हो रही हैं। तो हम अगर ये अग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, हम ये आगे की बात नहीं करेंगे, हम जाके दुनिया से हम वापस वही है कि हम डाइवर्ज होते जाएंगे, ट्रेड में भी डाइवर्ज होते जाएंगे। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम अग्रीमेंट्स की बात करें, हम मुआहदे करें नए, तो उसमें अब अपॉर्चुनिटीज आगे जो है सिर्फ टैरिफ की नहीं डिस्कशन होती, डिस्कशन बाकी चीजों की भी होती है। और वही हमने भी अब करना है, जैसे चाइना के साथ हमने किया हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ डेटा है कि इंपोर्ट जो बॉर्डर है उस पे, बिकॉज हमने वो करना है अंडर इन्वॉइसिंग और स्मगलिंग को खत्म, तो कम करना है, जो जो आपका है जो आपके डिस्टॉर्शंस जो आते हैं ट्रेड में उसको खत्म करना है। तो उसकी वजह से हमने किया हुआ डिजिटल एक्सचेंज होगा, डेटा का रियल टाइम एक्सचेंज होगा, तो वो उस तरह के मुद्दे हमने करने हैं नेचुरली जाके। हमने एसएमईज की बात करनी है जाके कि एसएमईज हमारे हैं उसको अब कैसे हम टेक्निकल वो करें, कैपेसिटी बढ़ाएं। हमने जैसे ये डब्ल्यूटीओ में भी आप देख रहे हैं काफी ऐसी हैं, जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट है, उसकी वजह से आपने देखा पाकिस्तान सिंगल विंडो हमारा जो इम्प्लीमेंट हुआ गया है, और दुनिया में बड़ी तारीफें होती हैं उसकी। तो वो ही एक है, ऐसे हमने चीजें देखनी है और आगे हमने, अब टैरिफ कंसेशन इज जस्ट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, एक बड़ा छोटा प्रोपोर्शन है हमारी ट्रेड अग्रीमेंट्स का। बाकी चीजें भी जो होती हैं वो डिस्कस करनी है हमने आगे नेचुरली। तो इसलिए ट्रेड अग्रीमेंट्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कन्वर्ज करना है दुनिया की जो रिक्वायरमेंट्स के साथ। और आप मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी आप देखें कि काफी नेचुरली इश्यूज आते हैं उस पे, तो कंट्रीज जाके दूसरे स्मॉलर कंट्रीज के साथ भी जाके बातें करी हमने। अनफॉर्चुनेटली हमने, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का आप देखें तो हमने थाईलैंड के साथ ट्राई किया था, वो हमारा फेल हो गया, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री से काफी उसकी वो आई थी, बिकॉज थाईलैंड इज अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो उससे बड़ा एक आया था उसके वो इशू एक। वियतनाम के साथ हम करना चाहते हैं लेकिन उसके भी बड़े इश्यूज आ जाते हैं। हम कोई भी मुल्क के साथ बात करना, मलेशिया के साथ भी काफी इश्यूज हैं, बिकॉज हम नेचुरली वो हमारी जो कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की वो इतनी नहीं है। बट ये क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल आ जाता है कि बिकॉज हमने जो हमारे नेचुरली अग्रीमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी हमने रीलोक करने होते हैं, रिफ्यूज आपको देखने होते हैं कि ये अग्रीमेंट्स के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, स्टडीज करना जरूरी है इसके लिए। बट ये डिस्कोर्स होना बहुत जरूरी है कि हमने ट्रेड पे कैसे हमने हमारा बढ़ाना है ट्रेड। जी। आदिल, बेहद शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब तक हम ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेड का शेयर इन जीडीपी नहीं बढ़ेगा, और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से इंपोर्ट को कंट्रोल करके आज की दुनिया में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, ट्रेड नहीं बढ़ सकती। और जब तक ये हम नहीं करेंगे उस वक्त तक तरक्की या रेवेन्यू के बारे में सिर्फ सोचना कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, अगली नेशनल टैरिफ पॉलिसी में ये सोचना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कैसे बढ़ाएं और इंपोर्ट को कंट्रोल करके ये नहीं हो सकता। अगर आप कुछ कहना चाहें आदिल, लास्ट वर्ड तो कह सकते हैं। जी जी, लास्ट वर्ड एक तो यही है कि हमने नेचुरली एक रीथिंक करना ही है हमारी ट्रेड स्ट्रेटजीज को।
ट्रेड स्ट्रैटेजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हम ट्रेड के बगैर नहीं कर सकते। कुछ ट्रेड हमें वो अपॉर्चुनिटीज देता है हमारे कंज्यूमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हमारे इंपोर्टर्स जो हैं, हमारे बिजनेसेस हैं, वो इनपुट्स ले सकते हैं। हमारे जो नेचुरली फिर हमने जाके जब एक्सपैंड करना है तो ग्रोथ से काफी लिंक है ट्रेड का। अगर आपको पॉवर्टी के इश्यूज सॉल्व करने, हमने देखा है कि जब ट्रेड इंटीग्रेट किया जाता है तो लोअर जो आपके जो पुअर जो सेगमेंट्स हैं उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसको नेचुरली एक्सपोर्टर्स हायर पेइंग जॉब्स आपको देते हैं एक्सपोर्टर्स। अगर आप आईटी इंडस्ट्री का एक देख रहे हैं, एक एग्जांपल, एक आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है वो एक बड़ी ही एक उसका है, वो पूरी एक्सपोर्ट बेस्ड है। तो एक्सपोर्ट बेस कैसे है हमारी वो आईटी इंडस्ट्री? वो जाके हमारे फ्रीलांसर्स और हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वो जाके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं, फिर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटीज में जाके। और फिर वो नेचुरली अगर $3-4 बिलियन ला रहे हैं, जो इसका हमारा ग्रोथ का भी पोटेंशियल बड़ा हाई है उसकी वजह से, तो वो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं जो आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं ला रही। तो बट वो एक काफी एक इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा एक रेमिटेंसेस का एक आ जाता है, वो भी एक माइग्रेशन अगर आप देखें, वो एक पैटर्न है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस पे भी हमने डेवलप करना है। हमने वो एम्प्लॉय हमारे जो वर्कर्स हैं उनको राइट स्किल्स और हमने उनको ऐसे स्किल्स देने हैं जो जाके जो दूसरी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल हो और वो हमारी डिमांड इंक्रीज करे वर्कर्स की। बिकॉज ये रेमिटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो जाके हमारे नेचुरली जो मिडिल क्लास या आपके पुअर क्लास हैं जो रेमिटेंसेस बेचते हैं उनकी काफी एक लाइफ टाइम होती है इंपॉर्टेंट फैमिलीज के लिए, इनकम के लिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हमने देखना है बिकॉज स्किल्स हमने बनाने। अगर हम स्किल्स बनाएंगे, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारी इंक्रीज होंगी, तो जाके हमने यही है वो लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा देगी और वो देगी हमारे नेचुरली वर्कर्स को जो बाहर भी जाते हैं। तो वो राइट स्किल मिक्स के साथ जब जाते हैं तो वो नेचुरली फायदा उसका होता है। तो इसमें जाके फिर आप ट्रेड का देखें, देखिए ट्रेड एक्सपोर्ट्स का हमारा जीडीपी की हाल अगर देखें तो वो पहले 10% हो गया है, बट पहले 8-6% पे भी चला गया था, 7% पे चला गया था। ये काफी लो है। अगर आप देखें जाए तो ये वही कंट्रीज हैं जहाँ पे आपके बिल्कुल ही पुअरेस्ट कंट्रीज का होता है राइट एक इफेक्ट। यस, यूएसए चाइना की भी काफी लो है, बट उनकी डोमेस्टिक मार्केट बड़ी लार्जर है हमसे। तो वो उसके लिए एक आ जाता है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी वाइब्रेंट नहीं है तो जितनी हमारी होनी चाहिए, तो उसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट करना हमारे मस्ट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी एक्सपोर्ट करना है वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सॉल्व करने के लिए। वो एक है चीज है, हमने डॉलर रेवेन्यू चाहिए। अगर वो डॉलर रेवेन्यू की जरूरत ना होती तो शायद एक्सपोर्ट्स पे इतना फोकस ना होता हमारा। लेकिन अगर बिकॉज हमें डॉलर रेवेन्यू चाहिए, हमारे नेचुरली इंपोर्ट्स, हमारी जो बेसिक जो डिमांड है हमारे लोकल सब्सिट्यूट जिसके नहीं है, हमने वो तो डिमांड हमारी उसकी बढ़ती रहती है। और फ्यूल आप इंपोर्ट्स देखिए, जब तक आपके फ्यूल इंपोर्ट्स इतने हाई रहेंगे तो आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी और वो आपको एक्सपोर्ट से लेनी है। तो उसमें आपको नेचुरली कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज पे काम करना है। तो लास्ट वर्ड यही है कि वी हैव टू थिंक अबाउट ट्रेड एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ आवर फर्म्स। अगर हम कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज पे काम नहीं करेंगे, फर्म्स हमारी आगे तरक्की नहीं करेंगी, हमारी वो ग्रो नहीं करेंगी। तो वो और वो ट्रेड के उस पे करना है कि प्रोटेक्शन का जो मॉडल है वो अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो उसमें इंडस्ट्रीज का फायदा नहीं हुआ है हमारे। और अब देखा जाए तो उसमें यही नुकसान है। आप अगर आप ऑटोमोबाइल का एक सेक्टर, हाईएस्ट टैरिफ रेट इन द वर्ल्ड, इससे ज्यादा आप क्या टैरिफ भरेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में? फिर भी हमारे वो ही compete कर नहीं कर पा रहे ओल्ड सेकेंड हैंड कार्स से, हमारे ऑटो प्रोड्यूसर्स। तो ये तो बड़ा एक रेड फ्लैग है। तो ये रेड फ्लैग क्यों है, ये हमने एक एड्रेस करना है राइट। तो उसकी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ाएं हम लोकल प्रोड्यूसर्स की, हम कैसे लेके आए बेस्ट इन्वेस्टमेंट और वो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो बड़ी हमने ड्राइव करनी है। इस चीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आनी है। ये पुराने वेरिएंट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें, वेरिएंट ही चेंज नहीं होता गाड़ियों का। अब एक वेरिएंट है वो 20 साल चल रहा है। तो कैसे वो बाहर तो आपको ऐसे नजर नहीं आते राइट। तो ये क्यों है? ये बिकॉज एक रीजन ये प्रोटेक्शन मार्केट आपने दी हुई है, उसको इनोवेशन लाने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर ट्रैप्ड है इस तरफ से। तो ये काफी चीजें हमने लेके आनी है, सोच बदलनी है इसमें ट्रेड की तरफ से। जी बिल्कुल, शुक्रिया आदिल, आपने जी, दुरुस्त थैंक यू। फरमाया, सोच बदलनी है। तो नाजरीन, यकीनन आपको ट्रेड के बारे में बहुत सी आगाही हुई होगी और आप भी हमारे साथ इस सोच बदलने के प्रोसेस में शामिल हों। शुक्रिया।